कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, और फिर इसके बाद मुकद्दर की तलाश कर। निदा फाजली की ये पंक्तियां बताती हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हासिल हुआ है वह दो वजहों से प्राप्त हुआ है, या तो मेहनत से या तो किस्मत से। आपके हाथ में जो है वो है मेहनत। किस्मत कैसे, किसका किस तरह से साथ देगी वो बात की बात है, लेकिन जहां पर आप जिसका साथ दे सकते हैं वो आपकी मेहनत है। तो इसी वजह से हर कोई यही कहता है, जिसकी जय जयकार होती है वो मेहनत है। तो आपको भी मेहनत का साथ देना होगा, मेहनत करना होगा, यानी कि इसका मतलब। तो अब हम आपका स्वागत करते हैं दृष्टि आईएएस के इस यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि इसका पिछला एपिसोड यानी कि पहला एपिसोड आ चुका है, जिसमें हम बात कर रहे हैं बीते 6 साल का, यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक के जो भी यूपीएससी में प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए सवाल थे उनके बारे में। तो ये वो सवाल हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे सिलेबस से सवाल कैसे आते हैं और आने वाली परीक्षा में कैसे आएंगे, और सवाल किस तरह के आ सकते हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। तो मुख्य बात यह है कि पॉलिटी से हमने शुरू किया था, और इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, सारे विषयों पर एक एक करके सारे वीडियो आएंगे। 15 फरवरी से यह शुरुआत हो चुकी है रात के 9 बजे से। तो चलिए, पॉलिटी का पहला भाग हमने कवर कर लिया था, आज दूसरा भाग करने वाले हैं। दूसरा भाग मतलब सेशन, दूसरा सेशन है आज का। 3 सेशन में पॉलिटी हम कवर करेंगे। तो आज के दूसरे सेशन में हम जो कवर करने वाले हैं वो भी 2019 से 24 तक के सवाल होंगे, लेकिन वो कहां के होंगे। तो देखिए, हमने जो पहला सेशन डिस्कस किया था, लास्ट वाला एपिसोड हमने डिस्कस किया था, उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि संविधान का भाग 1 का जो पार्ट है, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है और भाग 4A है। यहां वाला क्षेत्र हमने कवर कर लिया था पहले सेशन में। और आज जो दूसरा पार्ट है यानी कि दूसरा सेशन है ये पॉलिटी का, इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे भाग 5 के बारे में, जो कि बहुत बड़ा है। यहां से सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। हर साल यूपीएससी इस सेक्शन से बहुत सवाल पूछती है। तो यहाँ पे कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और संघीय न्यायपालिका, कैग, ये सब कुछ आ जाता है। बड़ा सेक्शन है। तो यहीं से सवाल आज आपके सामने आने वाले हैं। चलिए, बाकी के जो सेक्शन है उससे अगले सेशन में सवाल आपके सामने आएंगे। तो आज पहला सवाल देखते हैं। 2024 में सवाल आया था, तो 24 से पीछे की तरफ हम जाते रहेंगे, यानी कि 24 से फिर 23, 22 ऐसे करके सारे सवाल कवर हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक भारतीय सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? भारत की आजादी से लेके अभी तक कितने गठित किए गए हैं कुल मिला के, तो यही पूछ रहा है कितने किए गए हैं, 1 2 3 4। तो देखिए, परिसीमन आयोग का गठन 4 बार हुआ है। चारों बार जो हुआ है उसके वर्ष भी तय हैं, फिक्स हैं जब जब हुआ है। देखिए, 1952 में हुआ था परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत हुआ था। फिर 1963 में हुआ था परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत। फिर 1973 में हुआ था परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के तहत, और वर्ष 2002 में हुआ था परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत। तो 4 अधिनियम हुए और उन्हीं से 4 बार परिसीमन आयोग बना। जितनी बार परिसीमन आयोग बनेगा उसके लिए एक अधिनियम भी बनेगा। अब बात आती है परिसीमन होता क्या है, मतलब क्या है। देखिए, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं परिसीमन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। इसमें देखिए, जैसे कि आज जो पॉपुलेशन है कुछ सालों बाद बदल जाएगी। तो अब हर, जैसे हमारे लोकसभा में हर जगह से सांसद देश से पहुंचते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, हर संसदीय क्षेत्र से पहुंचते हैं। तो उनके लिए जो वोट पड़े हैं, वोटों की वैल्यू बराबर रहे। एक वोट की कीमत एक जैसी ही हो, उसके लिए जरूरी है कि हर जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे वोट डालने वाले लोगों की अनुपात हम देखें बाकी जो निर्वाचन क्षेत्र है उन्हीं के तुलना में एक जैसी ही हो। तो ऐसे में ये ध्यान रखने के लिए हर कुछ साल में यह जो परिसीमन होता है यही देखा जाता है। कहीं पे अनबैलेंस्ड हो गया है तो उसको बैलेंस किया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र कभी पे कहीं पे सिकुड़ जाता है, कहीं कहीं पे बड़ा हो जाता है, बैलेंस करने के लिए, वोट की वैल्यू को बराबर रखने के लिए। और देखिए, संख्या भी निर्धारित की जाती है सीटों की, लेकिन यह है कुछ समय से रुक गया है। ये काफी सालों से नहीं हुआ है, जिसके पीछे की वजह है कि उससे होता यह था कि जहां संख्या ज्यादा हो रही थी वहां सीट बढ़ानी पड़ रही थी। लेकिन फिर क्या दिक्कत आ रही थी कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे थे उनकी सीटें कम होंगी अगर, तो ऐसे में हतोत्साहित हो जाएंगे वो। तो एक समय के बाद, एक खास वर्ष के बाद, फिर जब अगला परिसीमन हुआ, परिसीमन आयोग बना, तो सीटों की संख्या में बदलाव को उस तरह से नहीं देखा गया। तो अब आप यहां पे देखें तो यहां पर और क्या काम करता है परिसीमन आयोग, यानी कि परिसीमन से क्या पता चलता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं
वो भी निर्धारित कर दी जाती हैं। उससे पता चलता है कि क्षेत्र में ये सीटें देनी है। फिर संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा। तो परिसीमन अधिनियम कौन बनाएगा? संसद। अनुच्छेद कौन सा है? 82। और भारत में परिसीमन आयोग उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है। देखिए, अगर परिसीमन आयोग ने जो निर्णय ले दिया है निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में, तो वो निर्णय अगर उसने दे दिया है तो उसके बाद उस पर प्रश्न नहीं किया जाएगा, यानी कि न्यायालय के समक्ष भी जाके प्रश्न उस पर नहीं किया जा सकता है। इतना पावर है। चलिए, अब लोकसभा की राज्यवार संरचना में परिवर्तन लाने वाला अंतिम परिसीमन जो हुआ था 1973 में हुआ था। जो मैंने आपको बताया था, जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्य हतोत्साहित न हो जाएं, इसकी वजह से ऐसा हुआ था और 1971 की जनगणना के आधार पर यह किया गया था। फिर भारत का संविधान देखिए आज्ञापित करता है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो सीटों का जनसंख्या से अनुपात सभी राज्यों में लगभग समान हो। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे लोकसभा सीटें जितनी हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे जब निर्वाचन क्षेत्र तय होंगे तो वहां पे ये देखा जाए कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र में जो एक अनुपात है बाकी उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के अनुपात के बराबर हो, तभी वो वैल्यू बराबर रहेगी। ये प्रयास करने का बात हुआ है। ठीक है, तो यहां पे बात कह दी गई है कि इसका उद्देश्य सुनिश्चित क्या करना है? प्रत्येक व्यक्ति के वोट का भारांक लगभग बराबर समान हो, लगभग ही हो, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, हल्का फुल्का पॉइंट में तो अंतर आ जाएगा। परिसीमन आयोग देखिए कुल मिला के क्या आप समझ गए हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इसमें जो परिसीमन आयोग होता है, तथा भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से यह कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो मुख्य अधिकारी होगा वो तय कौन होगा? राष्ट्रपति के माध्यम से। और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग इसकी संरचना के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा कार्य क्या रहेगा? सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लिए वो क्या करेंगे? क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करेंगे। मैंने आपसे बताया, तो ये प्रावधान से सवाल आ जाते हैं, कभी कभी संरचना से सवाल आ जाते हैं, नियुक्ति कौन करता है इससे सवाल आ जाते हैं, कार्य से सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा आरक्षित सीटों की पहचान करने की बात आ जाती है। अभी महिलाओं के आरक्षण की बात आ गई, लेकिन अभी देखिए जब तक अगला परिसीमन होगा नहीं तब तक वो चीजें स्पष्ट होंगी नहीं, तो अभी उसमें काफी समय है। आगे आने वाले चुनाव के बाद वाले चुनाव के समय पे ये चीजें देखने। फिर लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? कौन सा सही बताइए? प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। सही कूट का प्रयोग करके बताना है क्या सही जवाब। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और डी एक, दो और तीन। अब आप देखिए, लोकसभा में आचार समिति के बारे में बोल रहा है, तो पहले ये स्पष्ट रखिएगा कि राज्यसभा में आचार समिति और लोकसभा में आचार समिति के अस्तित्व में आने में अंतर है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले आंसर देख लीजिए, सही जवाब क्या है? सी है। सी का मतलब क्या हुआ? एक और तीन है, इसमें से सही है। पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। दूसरा वाला गलत है, तो क्यों गलत है वो भी देख लेंगे, तीनों बातें समझ लेंगे। देखिए, 1997 में राज्यसभा में और वर्ष 2000 में लोकसभा में यह समिति आई, आचार समिति। तो राज्यसभा में तो आ गई आसानी से, लेकिन उसके बाद लोकसभा में आने के पहले क्या हुआ? कुछ ऐसे सदस्य थे जिनके माध्यम से आचरण संहिता को लागू करने की बात थी, तो वहां पे एक व्यवस्था की गई। दुनिया भर के देशों में देखा भी गया कि किस प्रकार से बाकी देशों में आचार समिति काम करती है। वो अध्ययन करने के बाद 2000 में लोकसभा में भी ये आ गई। तो शुरू में यह क्या था कि यह तदर्थ समिति के रूप में काम कर रही थी, मतलब यह स्थायी नहीं थी। तो स्थायी नहीं थी, तो स्थायी यह हुई बाद में 2015 में हुई। अब देखिए, यह संसद के सदस्यों के लिए आचरण संहिता को लागू करती है समिति। अब इसमें क्या करेगी यह जो समिति है कि यह कदाचार के मामलों की जांच करेगी। आचरण सही होना चाहिए और उसमें क्या कदाचार हुआ है इसकी जांच ये समिति करेगी एवं उचित कार्रवाई जो भी हो सकती है उसके लिए सिफारिश कर सकती है, और संसद में अनुशासन शिष्टाचार बना रख सके इसके लिए समिति ये काम करती है। तो अब देखिए, एकमात्र ऐसी समिति है जो लोकसभा के सांसदों के खिलाफ नागरिकों की याचिकाओं की जांच कर सकती है। मान लीजिए लोकसभा के जो सांसद हैं उनके खिलाफ कोई नागरिक शिकायत करना चाहता है, तो सांसदों के वहां जो बाकी दूसरे सदस्य मौजूद हैं उन सदस्यों के माध्यम से वो कर भी सकता है। तो ये हो सकता है, ये भी चीज मौजूद है। और विस्तार से अगर देखना चाहें तो ये देखिए, तो 1997 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तथा अमेरिका का दौरा करने के बाद जो विधि निर्माता थे उन्होंने यह समझा कि किस प्रकार से समिति बननी चाहिए, और 2000 में फिर वो समिति आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए 2015 में स्थायी हिस्सा उसे बना दिया जाता है।
तो पहला वाला तो इसमें सही है, लेकिन शुरू में यह तदर्थ के रूप में थी, स्थायी नहीं थी, यह बात स्पष्ट है। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, लोकसभा सदस्य अनैतिक आचरण संबंधी शिकायत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट रखिएगा कि यहाँ पे किसी भी भारतीय नागरिक को एक विधि निर्माता के खिलाफ, विधि निर्माता कौन है? यही संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा की समिति है तो लोकसभा के सदस्य की बात है, के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें हलफनामे की जरूरत पड़ेगी, बिना हलफनामे के नहीं कर सकते। हाँ, अगर संसद का ही कोई दूसरा सदस्य शिकायत करता है अपनी तरफ से, वो स्वयं करता है शिकायत, तो फिर उसको हलफनामे की जरूरत नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य लोकसभा सदस्य के माध्यम से सदस्य के खिलाफ कर सकता है, लेकिन हलफनामा लगेगा। हलफनामे में ये बात कही जाएगी कि वो कोई परेशान करने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है, या झूठी बातें नहीं है, मिथ्यापूर्ण बातें नहीं, सच में शिकायत करने की वजह है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है वो तो गलत है। ठीक है, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही करेगा ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। यह समिति किसी भी ऐसे मामले में विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। अब ये वाली बात देखनी है। देखिए, अब यहाँ पे ये बात भी स्पष्ट है कि जो मीडिया रिपोर्टों या वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के तहत मामलों के आधार पर शिकायत पर विचार वो नहीं करेगी, यानी जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं उस पर के आधार पर भी वो विचार नहीं करेगी। तो इस वजह से ये बात जो है ये भी सही है और पहला भी सही है, तो जवाब आपको मिल गया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। अब यहाँ पे ये शब्द जो है ना बहुत मुश्किल नहीं है, अभी मैं बताता हूं। पहले देखिए, 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। तो यहाँ पे किन किस संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेंगी, तो क्या क्या कर सकेंगी ये पूछ रहा है। कूट का प्रयोग करके बताना है, ये तीनों या एक और दो या दो और तीन या एक और तीन या सभी। देखिए, परिवर्धन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। परिवर्तन मतलब चेंज भी कर सकती है, निरसन मतलब कि समाप्त भी कर सकते हैं। ये तीनों कर सकते हैं। लग रहा है ना बात सही? लेकिन अब देखिए, भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, संविधान एवं इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। संसद के पास ही शक्ति है। अब इसमें क्या है, संसद इस उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवर्धन, मॉडिफिकेशन, चेंज और निरसन समाप्त कर सकती है। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद याद रखिएगा, जिसमें एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो मूल ढांचा है भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, उसके बहुत बुनियादी ढांचे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जहां पर भी न्यायपालिका को जब लगता है कि ये मूल ढांचा है, उस आधार पे वह एक्शन न्यायपालिका ले लेती है। तो न्यायपालिका के द्वारा जो जारी जो बातें हैं, उसमें जो मूल ढांचा है उसका विस्तार भी देखने को मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिए, वो निर्णय कौन लेता है? न्यायपालिका ले लेती है, जब भी असमंजस की स्थिति आती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन सब कर सकते हैं। बस मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि हो तो सकता है, संभावना है। ऐसे में ये डी हो गया सही जवाब। चलिए अब आगे देखें, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरा है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। फिर राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। अब देखिए, चौथा भी है। चौथा है, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। अब देखिए, अब यहां पे देखिए, कूट का प्रयोग बताइए, एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन या फिर एक तीन चार। सही इनमें से कौन कौन सी बातें हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन से सही है। अब देखिए, सी है, सी का मतलब क्या हुआ? एक दो तीन, लेकिन चार नहीं है। क्यों नहीं है? कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, जबकि नहीं है ऐसा, धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है। स्वीकार नहीं करने की जरूरत है, वो लोकसभा स्वतंत्र है इस मामले में। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद 109 में प्रक्रिया है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक क्या है उसके बारे में जानकारी 110 में मिल जाएगी। 109 में प्रक्रिया है, जो विशेष प्रक्रिया है, ये बात सही है। तो पहला वाला जो है वह सही है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा वाला, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अब यहां पे देखिए, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, तथा उसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो
जब शुरुआत होगी तो उसकी कहां से होगी? लोकसभा से ही होगी। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पे जो है नहीं, राज्यसभा में नहीं आएगा, ये बात स्पष्ट हो गई है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा वाला कथन को देखिए कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। जब अस्वीकार नहीं कर सकती है, ये वाली बात है, तो ये बिल्कुल सही है, कथन 3 सही है। केवल सिफारिश दे सकती है लेकिन उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ना ही उसे बोल सकती कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार तो देखिए कर ही लेना पड़ेगा अंततः उसको, ठीक है। तो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन जिसे लोकसभा चाहे तो अस्वीकार कर सकती है, ये जो कथन है ये सही नहीं है। यहां पर लोकसभा चाहे तो अस्वीकार कर सकती है, ये बात सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो इसमें कह दिया है कि लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, ये लोकसभा के ऊपर है, ठीक है। तो वो अस्वीकार भी कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है, दोनों बातें हैं। लेकिन यहां पे तो सीधे सीधे कह दिया स्वीकार करना होगा, हार्ड स्टेटमेंट है। चलिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि सी सही जवाब है, डी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, धन विधेयक के संदर्भ में समझ जाइए क्या है। कर का अधिरोपण की जहां बात हो, कर लगाने से या उसके विनियमन से, परिवर्तन से या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन से संबंधित बात हो, तो वहां पे केंद्र सरकार द्वारा जो उधार लिए गए धन है उसके विनियमन से संबंधित बात हो, तो वहां पे हम देखेंगे धन विधेयक वाले ही कानून काम आएंगे, ठीक है। तो ये प्रभाव कहां डालेंगे? संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, यानी कि जो हमारी आकस्मिकता निधि है उसकी सुरक्षा के संदर्भ में, या किसी ऐसी निधि धन जमा करने या उसमें धन निकालने संबंधी जानकारी की बात हो रही हो, उससे संदर्भ में जो बिल आएगा वहां पे काम करने वाला है। तो ये बात स्पष्ट होगी कि धन विधेयक का संबंध कहां से बनता है। और यहाँ पे कुछ बातें और हैं कि धन विधेयक कहां पे आएगा, केवल लोकसभा में आएगा। और धन विधेयक एक प्रकार से सरकारी विधेयक है। तो सरकारी विधेयक का मतलब ये होता है कि इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई भी सदस्य इसको प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बातें और हैं, जैसे कि मान लीजिए ये समझ में आ जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही ये तय होगा। जो अध्यक्ष है लोकसभा का वो तय करेगा कि अध्यक्ष ये है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका से तय हो रहा है, ये लोकसभा के अध्यक्ष ही तय करता है। तो न्यायालय अथवा किसी सदन में अथवा राष्ट्रपति द्वारा विचार इस पर नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष ने कह दिया है तो धन विधेयक है तो है, ठीक है। चलिए, अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल होगा कि ये पिछले साल के जो सवाल हैं ये आपको कैसे मिल जाएं। तो ये आपको ऐसे मिल सकते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इन न्यूज दृष्टि IAS, उसमें जाएंगे। इस प्रकार से वो आपको दिखाई देगा, ऐसे कुछ लोगो लगा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रोग्राम की PDF आपको जल्दी ही मिल जाएगी, तुरंत नहीं मिल रही होगी तो जल्दी ही मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो विद्यार्थी घर बैठे दृष्टि IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो दृष्टि लर्निंग ऐप है, उस दृष्टि लर्निंग ऐप से तैयारी करना चाहते हैं IAS प्रीलिम्स 2025 की, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस उन्हें मिल जाएंगी। असीमित बार देखने की क्लास को सुविधा होगी। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी उसके अंतर्गत ही आपको मिलेगा। ये 400 प्लस घंटों की कक्षाएं इसमें रहेंगी। ये दृष्टि लर्निंग ऐप में है। ये आप जानकारी चाहते हैं, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो आपको एक काम करना होगा, हमारे नंबर 8750187501 पर कॉल करना होगा। आप अपनी परीक्षा से संबंधित कोई भी राय चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के बारे में कोई राय चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और एक्सपर्ट से बात करने के लिए आपको कॉल करना होगा 8750187501। और दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारे कोर्स भी दिख जाएंगे। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वह पीठासीन नहीं होगा या होगी। दूसरा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। और तीसरा है वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का ही हकदार नहीं होगा या होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक और दो और तीन है, सॉरी, और डी है एक दो तीन। अब देखिए सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए। ए का मतलब क्या हुआ? केवल एक इसमें से बात सही है, वह पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वह पीठासीन नहीं होगा। यह बात तो सही है। तो अनुच्छेद जो 96 है वो बताता है लोकसभा की किसी भी बैठक में जब उपाध्यक्ष या अध्यक्ष वही पीठासीन होता है, तो उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब उपाध्यक्ष या जो अध्यक्ष है वो
पीठासीन नहीं रह सकते। यानी कि पीठासीन का काम क्या है, वो तय करता है किसको कितना बोलना है, किसको कब बोलना है, किसको कब नहीं बोलना है, किसको कितनी देर तक के लिए बोलना है, ठीक है। और अनुच्छेद 195 के खंड 2 के उपबंध में ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं। यानी कि यथास्थिति उपाध्यक्ष और जो अध्यक्ष हैं वो अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो ऐसे में कथन एक सही है कि वह पीठासीन नहीं रह सकते हैं। अब लेकिन उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, इस बात को समझिए। 96(2) में ही यह बात कही गई है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसे लोकसभा में बोलने एवं अन्यथा जो कार्यवाही है भाग लेने का अधिकार होगा। तो मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही तो वो बोल सकता है, वो कार्रवाई में वो वहां पे लोकसभा में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 100 में किसी भी प्रावधान के बावजूद वह ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य मामलों पर केवल प्रथमतः मत देने का हकदार होगा, ठीक है। तो किसी अन्य कार्यवाही पर मत भी दे सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, लेकिन मतों की समानता अगर कहीं पे हो जाए तो मतों की समानता की स्थिति में वह मत देने का अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। अगर कहीं पे मत समान हो रहे हैं तो फिर उसके मत की वैल्यू वहां पे नहीं लगाई जाएगी, वो स्थिति बनती है। तो कथन एक की बात अगर हम कहें तो कथन एक तो सही है, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा, होगी, तो ये भी गलत है। होगा, अधिकार तो है, लेकिन किस स्थिति में नहीं है वो मैंने स्पष्ट कर दिया। चलिए आगे देखिए, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। फिर है दूसरा, आवश्यकता है यहां पे। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। और तीसरा है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। सवाल को ध्यान से देख लीजिए, फिर बताइए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं। ए केवल एक, बी एक और दो, सी दो और तीन और डी है केवल तीन। पहले स्टेटमेंट से देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। अब पहले हम देखिए अनुच्छेद, पहले आंसर ही चलिए देख लीजिए। सी आंसर है, सी का मतलब क्या हुआ, 2 और 3 यहां पे बोल रहा है कि सही है। पहला गलत होगा तो देखते हैं कैसे है। अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन, अब देखिए राष्ट्रपति की बात आ गई, संसद के प्रत्येक सदन को समय की बात हो, ऐसे समय स्थान पर सत्र आहूत करने का अधिकार है। अधिकार है उसके पास सत्र आहूत करने का जहां पे उसे ठीक लगता है, किंतु सदन की अंतिम बैठक और अगले सत्र में सदन की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया और 6 महीने का वहां पे अंतराल आ गया था। तो वहां पे अनुच्छेद 174 एक काम किया था, वो विधानसभा के संदर्भ में था कि दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 85(1) में हमें लोकसभा के स्तर पर पता चलता है ना, संसद के प्रत्येक सदन की बात हो रही है, तो प्रत्येक में दोनों आ गए, दूसरा सदन भी हो गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर सदनों को आहूत करने की शक्ति का प्रयोग करता है। तो किसकी सिफारिश पर कर रहा है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की। ऐसे में यहां पे है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। फिर दूसरा देखिए, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के निश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त कर दिया, अब अगले सेशन की इंतजार करना है। तो देखिए यहां पे सत्रावसान सदन की बैठक के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद होता है। बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई तो सत्रावसान हो गया। अब यहाँ पे सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन और उसके सत्रावसान के बीच का जो समय अंतराल सामान्यतः 2 से 4 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब सदन को उसी दिन स्थगित कर दिया गया है, ऐसा भी हुआ है और उस सत्रावसान के साथ ही, है ना। तो जिस दिन अनिश्चित काल के लिए उसे स्थगित किया गया था, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, सत्रावसान हो गया, साथ साथ भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो गया। तो यहाँ पे यह आवश्यक नहीं कि दोनों सदनों का सत्रावसान एक ही दिन हो, यानी कि कभी हो सकता है, आगे पीछे देखने को आपको मिल सकता है, एक सदन का पहले हो गया, दूसरे सदन का बाद में हुआ। राज्यसभा का 141वां सत्र देखिए 23 फरवरी 1987 को शुरू हुआ था और 20 मार्च 1987 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था और 24 मार्च 1987 को सत्रावसान कर दिया गया था। तो आप देखें तो ये अलग दिखाई देता है, ठीक है। अब यहां पे देखें,
लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति, अब यहाँ पे दूसरा वाला ना 17वां वाला, तो कोई वर्जन नहीं जो यहाँ पे सत्र में है, तो ये बात सही है, राष्ट्रपति के पास कोई वर्जन नहीं है, वो कर सकता है। फिर उसके बाद तीसरे में लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए विघटन की बात आ रही है, यहाँ पे विघटन का मतलब अस्तित्व तो खत्म हो गया, अब चुनाव होंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए विघटन की बात करें तो लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं। असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि यदि कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई पार्टी सरकार ही नहीं बना रही है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग तो वहां करना पड़ेगा, कोई है ही नहीं बताने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो तीसरा वाला है ये भी सही है। तो अब यहाँ पे जवाब मिल चुका है, सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां है या है? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, और आपको बताना है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कौन सा है। एक और दो, केवल दो, एक और तीन, और केवल तीन। अब चलिए देखिए, आपात की उद्घोषणा का समर्थन करना क्या लोकसभा की अनन्य शक्ति है? अनन्य शक्ति का मतलब क्या है? और वो शक्ति कहीं नहीं है, यहीं पे है, इसी के पास है, यानी कि राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं होगी। वो कौन सी है? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। क्या सच में ऐसा है? आइए देखिए, सही जवाब तो बी है। बी का मतलब क्या हो गया? केवल दो। एक इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, इसमें राज्यसभा भी चाहिए और लोकसभा भी चाहिए। तो अब देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा की अनन्य शक्ति, यानी कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? राज्यसभा के प्रति नहीं है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, तो लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो सभी मंत्रियों, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हैं, को त्यागपत्र देना होगा। देखिए, मंत्रिपरिषद में हो सकता है कुछ ऐसे मंत्री हो जो राज्यसभा से हो, तो उन्हें भी त्यागपत्र उस परिस्थिति में फिर देना पड़ जाएगा। तो कथन दो तो यहाँ पे सही है। आपात की घोषणा में देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक सदन में बहुमत चाहिए और उसके बाद ही वह फिर आपातकाल आगे के लिए लागू रहेगा। तो लोकसभा से भी चाहिए और राज्यसभा से चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है, तो ये अनन्य शक्ति वाली बात हो गई नहीं। ठीक है, लेकिन अब आगे देखें, अनुच्छेद 352 में हम थोड़ा सा समझें, आपात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो। आपात 352 में अगर हम देखें तो 352 में बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुआ, संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1972 हुआ, जहां पे यह तय कर दिया गया कि आंतरिक अशांति को हटा करके उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाएगा। तो यहां पर ये जो सशस्त्र विद्रोह दिखता है, ये पहले नहीं था, ये बदलाव के बाद आया, संविधान संशोधन के बाद आया। ठीक है, तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति था, लेकिन इसका देखा गया कि राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इसको हटा देना ठीक रहेगा। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में देखें तो ये राष्ट्रपति शासन से अलग है। राष्ट्रपति शासन का अलग है समय, उसका क्षेत्र अलग है, एक राज्य के संदर्भ में है। ये देश में, पूरे देश में भी हो सकती है और किसी एक क्षेत्र में भी लागू हो सकती है। तो मिनर्वा मिल्स जो 1980 का मामला था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अदालत में चुनौती दी जा सकती है। पहले यह था कि नहीं दी जा सकती, लेकिन दी जा सकती है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में तय है। तो कभी कोई पूछ ले कि जो राष्ट्रीय आपात है उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, तो बिल्कुल दी जा सकती है। बाहरी आक्रमण की वजह से हो तो वो बाह्य आपात है, और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से हो तो आंतरिक आपात है। बस इतना अंतर है, दोनों राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के लिए 356 देखना होगा, वो अलग है। तो यहां पे देखिए, हमने जो देखा यहां पे आपात की घोषणा का अनुसमर्थन हमने देख लिया था, ये वाली बात जो है अनन्य शक्ति में नहीं आती, तो कट हो गया। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कहां होगा? लोकसभा में होगा, तो ये बात तो सही है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, क्या ये लोकसभा की अनन्य शक्ति है? नहीं, ये भी लोकसभा। देखिए, महाभियोग के बारे में समझिए, महाभियोग कहां से आया है? राष्ट्रपति का महाभियोग जो है संविधान में दर्ज है, उसका अनुच्छेद आप एक बार देख के, अगर आपने देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अब ये देखिए, मूल सदन जो है, यहां पे विशेष बहुमत 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
अब यहाँ दूसरे सदन और इसके बाद प्रस्ताव को विचार है दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तो दूसरा सदन निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो बात कही गई है, लोकसभा की अन्य शक्ति है तो वो नहीं है, क्योंकि दोनों सदन में जा रहा है। तो एक सदन के बाद दूसरे सदन में जा सकता है जांच के लिए, ठीक है। तो दूसरे सदन में जब वो जाएगा तो ये देखा जाएगा कि दूसरे सदन में चेक करेंगे कि वह जो राष्ट्रपति पर लगे आरोप हैं वो कितने ठीक हैं कितने नहीं है। तो उसके लिए एक प्रवर समिति है, उसका गठन भी किया जाता है। तो प्रवर समिति का गठन कैसे होता है वो समझ में आ जाना चाहिए, किस प्रोसेस के बाद होता है, कहाँ होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के अंतर्गत जब आ गया तो अनंत शक्ति तो बचा नहीं, एक ही बचा था। वो कौन सा था? वो था आपका ये वाला। तो केवल दो, बी आपका सही जवाब है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये सवाल है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। दूसरा है, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। अब बताइए कौन सा सही है? एक है, दो है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि दल बदल विरोधी कानून कब आया? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब ये देखिए पहले वाले स्टेटमेंट में कितनी बात सही है। देखिए बदल विरोधी कानून के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसे पीठासीन अधिकारी अयोग्य करार दे सकता है, किस जनप्रतिनिधि को, किस आधार पर, यह समझिए। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वो अयोग्य हो गया। कोई निर्दलीय सदस्य था, निर्वाचित सदस्य था और राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो फिर वह अयोग्य हो गया। या फिर किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है तो फिर वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और कोई सदस्य स्वयं को मतदान से अलग रखता है तो फिर वह अयोग्य घोषित हो सकता है। लेकिन एक बात, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी अयोग्य घोषित हो सकता है। अब मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद अयोग्य घोषित हो सकता है, 6 महीने के पहले नहीं। यहां क्या कह रहा है? 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में अगर शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? नहीं हो सकता का मतलब क्या हुआ? उल्टा बोल रहा है। हो सकता है, 6 महीने के अंदर हो सकता है, 6 महीने के बाद नहीं हो सकता है। इसी वजह से स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा देखिए, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना हो। तो ये बात जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि पीठासीन अधिकारी के पास ये क्षमता तो है कि वो निर्णय ले सकता है, लेकिन कितने दिन में लेना है ये कहीं पे बात नहीं घोषित है, ठीक है। कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य को भी वह निर्णय देने की क्षमता दे सकता है, यानी कि खुद भी ले सकता है, किसी को चुन सकता है कि वो निर्णय लेगा, लेकिन ये नहीं तय किया गया है कितने दिन में लेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन यहाँ पे पहला नहीं है, तो उत्तर हो गया बी, केवल 2। चलिए आगे देखिए। तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में आप देख सकते हैं कि देश में दल बदल विरोधी कानून आया था, जिसके माध्यम से संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में आपको पता चले कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से, कौन सा कानून है, 52वां संविधान संशोधन है, किस वर्ष का है, 1985 के। तो ये सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। दूसरा है, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। तीसरा है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। और चौथा है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। 4 बातें हैं, बड़ी-बड़ी बातें हैं। चलिए आंसर की तरफ देखें तो क्या हो सकता है? केवल 1 और 3 सही हो सकते हैं, केवल 1, 2, 3 या 3 और 4 या केवल 2 और 4। लेकिन चारों की बात तो देखिए कहीं पे नहीं मिल रही है। अब जवाब देखिए, जवाब है ए। ए का मतलब हो गया केवल 1 और 3। अब देखिए, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे।
तो पहली वाली बात जो है ये बिल्कुल सही है, अध्यक्ष तय करता है और अध्यक्ष के तय करने के अनुसार ही डिप्टी स्पीकर के पद में हम देखते हैं पद में विपक्षी दल को दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात सही है। अब उसके बाद देखें, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा, तो ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर से कहां से होते थे, सत्ता पक्ष से। बाद में चीजें बदली और 11वीं लोकसभा के बाद से यह सहमति आ गई है, सहमति है, देखिए ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष की तरफ से रहेगा और जो उपाध्यक्ष का है वो आप देख सकते हैं तो वो गठबंधन को, और उपाध्यक्ष का पद जो है वो मुख्य विपक्षी दल को दिया जाएगा ना, सॉरी गठबंधन को नहीं, सिर्फ मुख्य विपक्षी दल को ही दिया जाएगा। इस प्रकार से स्पष्ट है ना। तो यहां पे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों से, पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक अध्यक्ष है और एक तरफ से उपाध्यक्ष है। तो यहां पे जो बात कह दी गई है कि मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से हो सकता है, तो या जो में है यही गड़बड़ है, एक ही से हो सकता है, ये बात स्पष्ट है, तो इसकी वजह से ये गलत है। तीसरा वाला, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष की जगह पर जब अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष की जगह पर जब उपाध्यक्ष जाएगा तो वो अध्यक्ष के रूप में ही रहेगा, उपाध्यक्ष के रूप में नहीं रहेगा। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे समझ में आ जाए, ये साफ साफ स्पष्ट दिया गया है ना, कि यहाँ पे कोई डाउट ना हो कि उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति जो अध्यक्ष के पद पर रहने वाला है, उसके लिए अनुच्छेद 95 है जो साफ कहता है वो जब अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का पालन करेगा, तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की ही शक्ति उसके पास रहेगी। जो अध्यक्ष के पास रहती है उसी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो उसी पद पर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट रहे। और एक बात और स्पष्ट रहे कि उपाध्यक्ष द्वारा सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उसकी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान होगी, उससे कम नहीं होगी। या ऐसा आप नहीं कह सकते कि कुछ शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष की उसको मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, सारी मिल जाएंगी, वो सारी ये शक्तियां जो लोकसभा अध्यक्ष की हैं, इसीलिए डाउट वाली बात नहीं है। उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा ही अपने सदस्यों में किया जाता है ना, ये बात स्पष्ट है कि कहीं बाहर से नहीं आता कोई बंदा। चलिए अब उसके बाद अगली तरफ देखते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में। ये देखिए, सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। अब यहां देखिए, पहला वाला हमने देखा था सही है, और जो तीसरा वाला है तो यहां पे भी हमने देखा था अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है, तो ये बात भी सही थी। लेकिन चौथा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कहता है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित होता है, जबकि ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित अगर हम बात देखें तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का चुनाव होता है अपने सदस्यों में से किया जाता है, स्पीकर के चुनाव के बाद डिप्टी स्पीकर भी चुना जाता है। ठीक है, तो ये चुनाव होता है, ऐसा नहीं होता कि समर्थन अनुसमर्थन दिया जा रहा है और किसी ने प्रस्ताव रख दिया कि इस व्यक्ति को, नहीं, वो चुनाव होगा। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। पहला और तीसरा सही, यानी कि ए आपका सही जवाब है। आगे सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता हो। दूसरा, 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया, बशर्ते यह भी सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। अब चलिए देखते हैं कितनी बातें इसमें सही, फिर अब देखेंगे 1 2 1 और 3 या 2 और 3 कितने सही हैं। चलिए, आंसर इसका जो है वहां पे थोड़ी सी इशू मिलेगा, यानी कि आंसर आपको मिल नहीं पाएगा इस सवाल का, ये बात समझिए। आया हुआ यूपीएससी में सवाल है। अब यहां पे देखिए, पहला स्टेटमेंट क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन चारों विकल्पों में है ही नहीं वो बात जो तय कर सके कि ये सही जवाब है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक चुनाव, लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। क्या 3 निर्वाचन क्षेत्रों में यानी कि कोई लड़ सकता है? कोई रोकने वाला कोई कानून नहीं है। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कानून मिल गया। धारा 33(7) वो कहती है कि कोई व्यक्ति 2 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी नहीं बन सकता। आपने देखा होंगे जो बने हों, हमारे भारत में जो विपक्ष के अभिनेता हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, 2 जगह से आप देखें तो वो आपको दिखाई देंगे कि वो क्या है, चुनाव लड़ चुके हैं।
लेकिन एक जगह तो छोड़नी पड़ती है, एक जगह की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। फिर लेकिन 3 जगह की किसी ने नहीं लड़ा होगा। तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव परिणाम डेटा के अनुसार देवीलाल 1991 के चुनाव में केवल हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। हालांकि 1989 में उनका दिखाई देता है चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो अब ये आयोग की वेबसाइट से है, लेकिन जो कानून है वो हम देखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे तो वो विरोधाभास दिखाई देगा, और वो विरोधाभास दिखाई भी देता हो, हमें ये समझना होगा 1991 के चुनाव में उन्होंने एक ही जगह से लड़ा था, 3 जगह से नहीं लड़ा था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। और दूसरी बात विरोधाभास है, ये भी एक समस्या है। उसके बाद देखिए वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ता है, जैसे एक चुनाव में लड़ा कई जगह से, तो अब जिन जगहों को उसने छोड़ दिया, सब जगह से मान लीजिए जीत गया था, एक जगह से उसने सदस्यता रखी, बाकी जगह सदस्यता छोड़ दी, 2 जगह से लड़ाई, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। एक जगह की रख ली, एक जगह की छोड़ दी। तो जहाँ की छोड़ दी, वहाँ पे उपचुनाव का जो खर्चा आएगा, वह उसे देना होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि होता ये है कि कोई प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जब लड़ता है और जो खाली रह जाता है, वहाँ पे जो चुनाव होता है, वहाँ पे केंद्र सरकार ही खर्च उठाती है। तो खर्च वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, ठीक है? तो ऐसे में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि तीसरा जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा वाला सही नहीं है, और यहाँ पे पहला वाला जो है वो सही नहीं है, और उसके बाद सॉरी दूसरा वाला सही नहीं है, और जो पहला वाला है उसमें से आप देखिए ये भी सही नहीं है। सही तो कोई भी नहीं है इनमें से कुल मिला के, ठीक है? इसी वजह से आंसर इसमें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जो विद्यार्थी बेसिक से अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, यानी कि अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं आईएएस की तैयारी के लिए, तो उनके लिए आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स से बेहतर कुछ नहीं है। वो बेसिक से अपनी तैयारी करेंगे तो विस्तार से उन्हें क्लासेस मिलेंगी, 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी, असीमित बार क्लास को देखने की सुविधा मिलेगी, और साथ में उन्हें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जिससे वो अपनी तैयारी को अगले चरण के लिए भी तैयार कर सकें। तो यहाँ पे उन्हें ध्यान रखें कि ये जीएस फाउंडेशन कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें बेसिक से अपनी तैयारी को मजबूत करना है। अगर आप अपनी तैयारी को बेसिक से यानी कि जड़ से मजबूत करना चाहते हैं तो उससे बेहतर कोई भी विकल्प नहीं है। आप इसके लिए कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हैं 87501 87501 पर। हमारे एक्सपर्ट आपको सारी जानकारी दे देंगे जो भी आपके मन में संशय है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स है, तो ऑनलाइन कोर्स कहाँ मिलेगा? दृष्टि लर्निंग ऐप में। तो ऐप चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। अब बताइए इसमें से कौन सी बात सही है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है। क्या होती है? 4 गुण हैं, उनमें से बताना है। सही जवाब है बी। बी का मतलब क्या हो गया? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद द्वारा सरकार को हटाया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत में संसदीय व्यवस्था वाली सरकार और संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके सामने है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये बात सही है। ये संसदीय व्यवस्था में ये बात तय की गई है कि सरकार उत्तरदायी है संसद के समक्ष, और संसद में भी हम देखें तो किसके समक्ष? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो सही इनमें से जो ज्यादा बेहतर क्वालिटी दिखाता है आंसर की, वो बी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। फिर देखिए, फिर कहता है आगे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जैसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरहर्थ हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो गया। यानी कि कहने का मतलब है दोषी पाया गया, 5 वर्ष के लिए जेल चला गया, तो उसके बाद वह जो है कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या ये बात सही है? क्या ऊपर की बात सही है? चलिए देखते हैं कौन सी, 1 है, 2 है, दोनों सही है या एक भी सही नहीं है। पहले वाले में देखिए, भारत के संविधान के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। देखिए, अगर कोई मतदान के लिए योग्य है तो उसके लिए कितनी उम्र चाहिए? 18 वर्ष। क्या 18 वर्ष का कोई व्यक्ति विधानसभा में विधानमंडल का सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए भी एक उम्र की बात तय होती है। देखिए, जैसे हम देखें कि अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना सुनिश्चित करता है। अब यहां पे देखिए,
जो निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार तो मताधिकार के आधार पर होना सुनिश्चित करता है, लेकिन अनुच्छेद 61वें जो हम देखें 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था? या 21 कर 18 कर दिया गया था। अब 164(4) में आ जाइए। प्रावधानों के अंतर्गत कोई मंत्री 6 माह तक बिना राज्य विधानसभा के सदस्यता के अपने पद पर बना रह सकता है। 6 माह के लिए कोई व्यक्ति सदस्य बन तो सकता है, विधानमंडल का सदस्य, लेकिन वह जरूरी नहीं कि 18 वर्ष का हो गया है तो वो सदस्य बन सकता है, क्योंकि विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए जो जो रूल है उस रूल को भी समझना होगा। और वो रूल ये कहता है कि राज्य विधानसभा के हम देखें अनुच्छेद 173 खा में देखें तो उसकी आयु न्यूनतम 25 होनी चाहिए और विधान परिषद है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो सदस्य बनने की शर्त है, तो सिर्फ इस बात पे नहीं हो सकता कि वो 18 वर्ष का हो गया तो वो बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसी वजह से ये पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। और दूसरा वाला हम देखें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया, यानी किसी को दंड हो गया, तो उसमें देखिए क्या कानून है उसको भी समझिए। वहां पे जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) है, वहां पे ये बात तय की गई है कि दांडिक अपराध किसी के लिए कोई दोषी पाया जाता है तो 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए, मान लीजिए किसी को जेल भेज दिया गया, कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए, वो जेल चला गया तो उसके बाद जब वो छूट के आएगा तो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब कि आज वो जेल से कोई छूट के आता है तो अब 6 वर्ष तक नहीं लड़ेगा, लेकिन उसके बाद लड़ सकता है। तो स्थायी रूप से उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया है। और इसमें क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है स्थायी तौर पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? डी होगा। डी का मतलब क्या हो गया? ना तो एक और ना ही दो, कोई भी सही इसमें से नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है। और भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है कि तो सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। और तीसरा है एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाना आवश्यक हो। अब आपको ये बताइए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? केवल एक, 3, एक और 3 या 2 और 3? चलिए देखिए यहाँ पे सी सही जवाब है। सी का मतलब 1 और 3 सही है। तो कहने का मतलब यह है कि बोलता है कि दूसरा वाला गलत है, ये सही है और ये सही है। क्यों है? देखिए भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, ऐसा प्रावधान मौजूद है। 85 में अगर आप देंगे अनुच्छेद में तो संसद के सत्र के संबंध में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक सदन को समय और स्थान जहां वो ठीक समझे आहूत कर सकता है। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा गलत है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। अब दूसरा समझिए क्या है। एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। एक जैसे बजट सत्र अभी आपने देखा, फिर उसके बाद मानसून सत्र आएगा जुलाई से सितंबर के दौरान, फिर शीतकालीन सत्र आएगा नवंबर दिसंबर के दौरान। साल का शुरुआती सत्र होता है बजट सत्र होता है। किंतु संविधान में यह उपबंध नहीं है कि एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होंगे। ठीक है। अब यहां पे देखिए और यहां पे लिखा है संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, जबकि कहीं ये बात नहीं लिखी है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो गया। तीसरा देखिए तो एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाया जाना आवश्यक हो। बात तो सही है, कोई न्यूनतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है। अब यहां पे ये बात तय कर दी गई है कि दिनों की संख्या जब निर्धारित नहीं है तो कथन 3 सही है और पहला भी अगर सही है तो उत्तर होगा सी। अब आगे देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? एक जैसी शक्तियां किस मामले में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में? बताइए किस में है? आप देखें तो नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में राज्यसभा के पास अतिरिक्त शक्ति, लेकिन हम देखें तो संविधान में संशोधन करने के विषय में हम देखें तो वहां पे हमें नहीं दिखाई देगा कोई अंतर। तो राज्यसभा का जो उच्च सदन है, जिसे हम मतलब संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा कह देते हैं, निम्न सदन लोकसभा कह देते हैं, तो दोनों को अगर हम देखें तो यहां पर संविधान संशोधन के संबंध में दोनों के पास बराबर शक्ति है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यह दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो फिर बाद में वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो तो बात की बात है, लेकिन उसमें भी देखिए वैल्यू दोनों को बराबर दी जा रही है। तो इसी वजह से हमारा जो सही जवाब है वो बी है।
अब आगे देखिए, सरकार को हटाने वाली बात में हमने बताया था किस प्रकार से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, ये हमने अभी देख लिया है सवाल। चलिए, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। अब विधानसभा की बात हो रही है। वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट समय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। बताइए क्या है सही जवाब? सही जवाब है सी। सी का मतलब हुआ कि दोनों दोनों बातें से कह रहा है कि सही है। पहला देखिए, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। क्या यह बात सही है? देखिए, राष्ट्रपति भी करते हैं, सेंटर के संबंध में, स्टेट के संबंध में राज्यपाल करते हैं, ये बात सही है। लेकिन स्टेट के संदर्भ में देखेंगे तो अनुच्छेद 176 एक देखना होगा, जहां पे राज्यपाल जो होते हैं विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन पश्चात, यानी कि जब पहली बार चुनाव होता है विधानसभा, मतलब हर बार जब 5 साल में चुनाव हुआ या जब भी चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद जो पहला सेशन लगेगा उस दौरान, या फिर हर साल का जो पहला सेशन होगा, आमतौर पर बजट सेशन होता है, उस दौरान इन दो परिस्थितियों में ऐसा होता है कि विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ दोनों जगहों पर, अगर विधान परिषद है तो राज्यपाल जो है अभिभाषण देते हैं। ये बात तो सेंटर के संबंध में भी होती है, सेम ऐसी है। तो इसके लिए 176 एक है राज्य के संदर्भ में। तो यहां पे देखें तो कथन एक इसमें सही है, यही बात तो कहता है। दूसरा लेकिन देखिए, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो वह उस पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। ये बात भी आपको मिल जाएगी। संविधान में किसी भी विषय पर नियम न होने की स्थिति में राज्य में वो क्या करेगा कि राज्य विधानमंडल क्या करेगा, लोकसभा के नियमों को देखेगा और उसका पालन कर सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, अब यहां पे स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद पर निर्हरता से छूट देता है और उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था और शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। आपको बताना है कौन से सही हैं, एक और दो, तीन, दो और तीन, या फिर एक दो तीन, बताइए। आप ध्यान से देखिए जरा। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद पर निर्हरता से छूट देता है। बहुत सारे पद हैं जिनमें कहा गया है कि लाभ के पद के लिए नहीं कह सकते। अब इसको समझिए, और 5 बार संशोधन, बताइए कितनी इसमें से बात सही है? एक है, दो है, तीन है, समझिए। ए है सही जवाब, मतलब एक और दो इसमें सही। पहले वाले को समझिए। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। ये तथ्यात्मक जानकारी इसमें मौजूद है। लाभ के पदों को लेकर के कुछ पदों में तो छूट दे दी गई है, लेकिन यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि लाभ के पद होंगे कौन कौन से। ऐसा नहीं कहीं पे बता दिया गया कि ये सारे पद लाभ के पद हैं। वो चीजें क्लियर नहीं की गई हैं। तो क्योंकि भारत के संविधान में लाभ का पद कहीं पे परिभाषित नहीं किया गया है, तो ऐसे में हम देख सकते हैं जो तीसरा वाला है वो हो जाएगा गलत। और 5 बार संशोधन इस कानून में हुआ है, तो 93, 99, 2006 और 13 ये सही है। स्पष्ट हो गया? चलिए, तो यहां पे हमने देख लिया, जवाब हमें मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश होता है? देखिए, रिट जो जारी करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है और उच्च न्यायालय के पास भी है। मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए लोग सबसे पहले चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। इसके लिए यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करवाया जा सकता है न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के लिए दूसरा आर्टिकल है। चलिए उसको अभी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रतिषेध रिट की बात कर रहा है कि प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है? बताइए। 4 कंडीशन है। किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, या निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। और सरकार को किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। सही जवाब इसमें है सी। सी का मतलब क्या हो गया कि निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने पर प्रतिषेध करने के लिए, रोकने के लिए। अब देखिए, आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से रिट जारी की जाती है। कौन कौन से रिट होती हैं? और हाई कोर्ट में 226। ठीक है, तो सवाल इससे आ जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ये 5 हैं। इन पांचों के बारे में आपको जानना जरूरी है।
सबसे पहले देखिए प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ है निषेध करना, रोकना, मना करना। या उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत, यानी कि निचली अदालत को यह दिया जाता है, या उसका ऊपर से भी हम देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी देख सकते हैं, या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आने जाने या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यायाधिकरण भी है, अन्यायिक शक्ति होती है उनके पास, तो उन्हें रोका जा सकता है। तो इस प्रकार की गतिविधि को निर्देशित करने वाले परमादेश के विपरीत प्रतिषेध निष्क्रियता को निर्देशित करता है। अब यहाँ पे एक प्रतिषेध है और एक और है वर्ड है, उसको समझेंगे। आगे देखिए, उसमें अंतर समझ में आएगा। निषेध करना समझ में आ गया, तो यानी कि प्रतिषेध के संदर्भ में समझ में आ गया। अभी बाकी भी देख लीजिए, वो भी देख लेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण देख लीजिए। इसके अंतर्गत क्या होगा, गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे। किसी को बंदी बना लिया गया और इसके माध्यम से रिट जारी करवाई जा सकती है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने रखे और उसके कैद करने की वजह बताए। और ये देखिए, इसी आधार पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि उन्हें गायब कोई नहीं कर देगा। न्यायाधीश अगर उन कारणों से संतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए परमादेश रिट, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। तो न्यायालय किसको दे रही है, अधिकारी को आदेश दे रही है, और जो उसके अंतर्गत काम है वो काम वह करे, उसके लिए आदेश है। हमारे पास यदि काम है, तुम ये काम करो, अपनी ये जिम्मेदारी निभाओ। अब उसके बाद उत्प्रेषण रेट देखिए। अब देखिए, उत्प्रेषण में किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो, रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। अब देखिए, ये उत्प्रेषण जो है वो आपको प्रतिषेध से मिलता जुलता लगेगा। यहां भी तो यही कि उच्च न्यायालय द्वारा जैसे निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए है। यहां पे भी यही है, यहां पे भी यही कि भाई जो ऊपर के न्यायालय हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में यही चीज कर सकते हैं। तो अंतर क्या है, अंतर देखिए ये है कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, और प्रतिषेध में चल रही है, अभी वो कार्यवाही खत्म नहीं हुई। लेकिन उत्प्रेषण रेट में क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण में ये हो जाएगा कि कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। उत्प्रेषण में हुआ, कार्यवाही समाप्त हो गई थी और समाप्ति के उद्देश्य से अब यहां पे निर्णय की समाप्ति हो गई, वहां पर ये काम करता है। लेकिन वो चल रही थी उसमें कार्यवाही, उसके अंतर में हम देखें तो दोनों में अंतर कभी कभी पूछा जा सकता है। अधिकार परीक्षा देख लें, तो यह क्या है, क्यू वारंटो जिसको बोलते हैं इस कड़ी में, इसका मतलब है आप क्या प्राधिकार है। कि यहां पे अधिकार पूछने की बात होती है कि आपका क्या एक्चुअली अधिकार है, किस हक से या किस अधिकार से। जिसमें यह है, मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है अवैधानिक रूप से। जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति है, तो उससे पूछा जा सकता है किस अधिकार से यहां पर हो, उससे सवाल तो पूछा जाएगा ना, क्योंकि क्या कह रहा है, अवैधानिक रूप से है, वो वैधानिक रूप से नहीं है। तो और वो सार्वजनिक पद है, ऐसा नहीं कि कोई किसी प्राइवेट कंपनी में कोई बैठा हुआ आदमी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, देखिए आपको सिलेबस कवर करना है, नो डाउट आपको सिलेबस करने के साथ पीवाईक्यू देखना है, लेकिन आपको टेस्ट भी देने हैं। तो टेस्ट देने के लिए आप चाहें तो दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की। इसमें सिलेबस को कवर किया गया है और साथ में आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, क्योंकि आप सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट देंगे और संपूर्ण टेस्ट देंगे, उसमें पता चलेगा आपकी स्थिति क्या है। और जो सवाल है उसका जवाब भी आपको विस्तृत व्याख्या के साथ मिलेगा, तो आपकी समझ भी बेहतर होगी। आपके लिए ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी टेस्ट है, जिसमें आप देना चाहें। और सही बात तो ये है कि आपको कोई भी देखिए जानकारी चाहिए, विद्यार्थियों को परीक्षा से, सिलेबस से, कोर्स से रिलेटेड या कि आपके एग्जाम से रिलेटेड सलाह चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा, तो आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। और देखिए ये टेस्ट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप लगा सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर। तो ये ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने सारी रिट देख ली है, कुछ बातें उसमें से और भी हैं जो समझनी जरूरी है। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश नहीं होगा। परमादेश है ना, किसी व्यक्ति, सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति है तो फिर उसको आदेश दिया जाता है उसका कार्य करने के लिए। लेकिन क्या बोल रहा है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसके कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो,
क्योंकि बिना सार्वजनिक कार्य सौंपे परमादेश दिया ही नहीं जा सकता। सार्वजनिक कार्य जिसके पास होगा उसी को परमादेश दिया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट की बात अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन सा सही है, तो हमें पहला वाला तो देखिए सही मिल गया है, बाकी भी सही मिलेंगे लेकिन देखेंगे कि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। अब परमादेश क्या है वो तो आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने बता दिया था कि आज्ञा देने वाली बात होती है सार्वजनिक कार्य करने के लिए, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देती, ठीक है, तब होता है। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है परमादेश जारी नहीं होगा। पहला वाला तो सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। अब दूसरा वाला देखिए, परमादेश जो है उन कंपनियों निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी जिनका कोई सार्वजनिक कर्तव्य ना हो। ये बात तो स्पष्ट हो गई है पहले वाले में। देखिए दूसरे वाले में देखिए कि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पे देखिए मान लीजिए किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा, ठीक है, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। तो यहां पे क्या बात कह रहा है, सरकारी कंपनी क्यों ना हो परमादेश जारी नहीं होगा, ये बात भी सही है। अब तीसरा देखिए, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन है, अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु तो न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। अब यहाँ पे अधिकार परीक्षा के बारे में आपको पता रहे तब तो क्या मतलब है, किस अधिकार से, जो मैंने आपसे कहा था किस अधिकार से, ये वाला जब सवाल आता है तो यानी कि पूछा जाता है कि अवैधानिक रूप से जैसे कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी किया जाएगा और न्यायालय पूछेगा किस अधिकार से, उसी को बोलेंगे अधिकार परीक्षा। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, सार्वजनिक कार्यालय के अवैध हड़पने को लेकर के, यानी कोई अवैध जगह पर, मतलब किसी जगह पर अवैध तरीके से, अवैध तरीके यानी कि अवैधानिक तरीके से पहुंच, उस स्थिति पूछेगा, जारी करेगा, ठीक है। तो यहां पे ये बात स्पष्ट रहे कि जो सवाल में बात कही गई है वो पूछा गया है यहाँ पे स्टेटमेंट में, कोई लोक प्रवण व्यक्ति अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु तो न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है, यानी पिटिशनर हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ये बात स्पष्ट है। वो कैसे है, रिट पीड़ित व्यक्ति के अलावा, पीड़ित व्यक्ति तो लगा सकता है या कोई भी अन्य व्यक्ति भी इसकी मांग कर सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो बात स्पष्ट कही गई हो यही कही है, कोई भी व्यक्ति पिटिशनर हो सकता है क्यू वारंटों के लिए, अधिकार परीक्षा के, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो स्टेटमेंट ये भी सही था, तीनों ही सही थे, तो डी हमारा सही जवाब हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर अंतर देखना हो रिट को लेकर के, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों में हल्का सा अंतर है, वो हल्का सा देख सकते हैं आपके सामने। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी जगह पे है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आपको मिल जाएगा, बस आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाना है। और अभी नहीं मिलेगा, तुरंत में नहीं मिलेगा तो कुछ समय मिल जाएगा। अब देखिए प्रवर्तन का दायरा देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के पास केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकते हैं। एक कोई अगर रिट जारी करवाने के लिए गया है ना, तो रिट जारी करवाना भी एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि 32 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो इनका दायरा जो है रिट जारी करने का, यानी कि जो कानूनी मामले हैं वहां पे भी रिट जारी हो सकता है उच्च न्यायालय के संदर्भ में। तो रिट जारी करने का दायरा उच्च न्यायालय के पास व्यापक है और यहाँ पे सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए। फिर देखिए प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी क्षेत्र में रिट जारी कर सकता है, किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है, लेकिन राज्य के संदर्भ में देखें तो प्रादेशिक क्षेत्र पे ही जो उसका अधिकार क्षेत्र है उच्च न्यायालय का, वहीं पे हो सकता है। फिर देखें अधिकार की प्रकृति की बात करें तो रिट अपने आप में मौलिक अधिकार हो जाता है, तो इसके लिए न्यायालय इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे देखें तो रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है हाई कोर्ट के पास, क्योंकि हाई कोर्ट के पास जो रिट अधिकार है, यानी कि रिट की शक्ति है, वो आर्टिकल 22-26 के माध्यम से आई है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जारी करने से इंकार कर सकता है, ये अंतर है दोनों में, ठीक है। चलिए भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। क्या यह बात सही है, देख लेते हैं। दूसरा, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अब देखिए
सही जवाब क्या है? ए है। ए का मतलब क्या हो गया? केवल एक। पहला वाला बोल रहा है सही है। क्यों सही है वो समझिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो तय कर सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसको वापस से सुप्रीम कोर्ट पे न्यायाधीश के पद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उनको बुला सकते हैं कि वो काम कर सकें। उसको बुलाया जा सकता है। वो आवेदन कर मतलब वो कह सकते हैं, वो मना कर दें अलग बात है। तो देखिए 128 में बात करें अनुच्छेद में, तो यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय में बुलाया जा सकता है। तो ये बात सही है और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो पहला वाला सही है। दूसरी वाले में देखें कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। देखिए किसी भी उच्च न्यायालय को जो कह रहा है ना, ठीक वैसे ही पुनर्विलोकन की शक्ति जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है वैसा नहीं है। दोनों में अंतर है। कुछ हद तक है लेकिन वैसा का वैसा नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है दूसरा वाला। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अंतर के पीछे की वजह है जो आधार बनते हैं। तो अनुच्छेद 13 और 226 हाई कोर्ट के लिए आधार बनता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 13 भी है, 32 भी है और 137 भी है। तो आधार में अंतर आ जाता है, तो वो आधार का अंतर आगे चल के भी अंतर ला सकता है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया। दूसरा देखें कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। आपको बताना है सही जवाब क्या है, एक दो दोनों या फिर कोई भी नहीं। सही जवाब है बी। बी का मतलब हो गया केवल दो इसमें सही जवाब है। अब देखिए भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। अब देखिए 39वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 ए को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था। ये तो हो गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 36 द्वारा हटा दिया गया। इसी वजह से पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 44वें संविधान संशोधन लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। नहीं हो सकता है न्यायिक पुनरावलोकन, पहले किया गया था, बाद में देखिए तो हटा दिया गया। ये अंतर है। फिर 99वें संविधान संशोधन की बात करें 2014 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान करता था। तो उस पर क्या हुआ? 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मान लिया। उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बने रहे इसके लिए उसने 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया? उसको रद्द कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ? ये वाली बात जो आपकी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वजह से इसे अभिखंडित कर दिया गया, ये बात सही है। तो उत्तर हो गया केवल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर क्या है कि भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्धताचार को गठित करते हैं। फिर उसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। फिर चौथा है यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्पित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित हो। चार स्टेटमेंट हैं, बड़े बड़े हैं, ध्यान से देख लीजिए। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। विकल्प देखिए 1 और 2, केवल 3 और 4 और डी है 1 3 4। अब देखिए एक तरफ से देखते हैं, आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर है सी। सी का मतलब हो गया केवल 3 और 4 सही हैं, इसमें से पहला और दूसरा सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार
नहीं किया जा सकता, अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बात लिख दी। जबकि आप देखें तो महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। मतलब राज्यसभा में तो खैर है ही, लेकिन सिर्फ लोकसभा की भी बात कर लें तो लोकसभा में भी स्वीकार या अस्वीकार वाली परिस्थिति है। राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी है, स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, इस कानून के माध्यम से। इसी वजह से पहला वाला गलत हो गया। अब देखिए, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। देखिए, न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो आधार है अक्षमता और सिद्ध कदाचार, इसको व्याख्या देकर नहीं बताया गया है। तो हम अगर देखें तो अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का जो आधार है वो अक्षमता और कदाचार तो है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। तो बाद में इस पे जांच होगी और जांच के माध्यम से फिर वो चीजें तय होंगी कि ये था या नहीं था, वो बात की बात है, लेकिन परिभाषित तो नहीं किया गया है। और इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे परिभाषित है कह रहा है, यही बात गड़बड़ कर गई, ये बात इसी वजह से गलत हो गई। अब तीसरा देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया और ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो क्या दिए गए हैं? बिल्कुल दिए गए हैं। जो महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगती है वो इस पे मौजूद है। तो तीसरा वाला सही है और चौथा वाला भी सही है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित क्या रहेगा कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो, यानी कि दोनों सदन में समर्थन मिला हो उस प्रस्ताव को, और उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उस सदन के कुल उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 समर्थित हो। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं ऐसे बताता हूं, एक उदाहरण है कि मान लीजिए लोकसभा में सदस्य 100 है, तो कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत चाहिए, यानी कि कम से कम 51 तो होने चाहिए। और उसके बाद जो लोग वोट देने आए हैं, ये कुल में तो सारे के सारे नहीं आए होंगे, और जो वोट देने आए थे, मान लीजिए कि 60 लोग ही वोट देने आए थे, तो इसका भी कह रहा है कि 2/3 कम से कम, यानी कि कम से कम 40 लोग, 2/3 हो गए। लेकिन आप देखेंगे 2/3 उपस्थित जो वोट देने के लिए आए थे उसमें से 40 लोग ही वोट दिए, तो 2/3 तो हो गया, लेकिन कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा नहीं हुआ, यानी 51% नहीं हुआ। तो ऐसे में प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन जब तक फिल नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, तीसरा और चौथा सही है, इसलिए सी सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो ना तो एक और ना ही दो। ध्यान से देखिए, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी। एक और दो में से देखिए, पहले वाले स्टेटमेंट के आधार पर देखिए, डी बोल रहा है कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? आप पहले वाले में देख लीजिए, पहले वाला क्यों गलत है। किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। अब यहां पे देखिए आर्टिकल 226 देखिए, मूल अधिकारों का अगर कोई अतिक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, और ऐसा हुआ है पहले भी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 377 को समानता के अधिकार के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया था। तो कथन एक इसी वजह से गलत है। केंद्र की विधि थी धारा 377, रद्द किसने किया? हाई कोर्ट ने किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये बात सही होती तो दिल्ली हाई कोर्ट नहीं कर पाता, इसी वजह से ये गलत है। दूसरा देखिए, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। किसी भी संशोधन पर प्रश्न नहीं उठा सकता उच्चतम न्यायालय, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आप देखिए, केशवानंद भारतीवाद 1973 में अगर आप देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया था कि आधारभूत ढांचे के विरुद्ध किसी भी संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है, प्रश्न उठाना तो दूर, रद्द भी कर सकता है। इसी वजह से ये तो बोला था प्रश्न भी नहीं उठा सकता, यहां तो रद्द भी कर सकता है जरूरत पड़ने पर। इसी वजह से ये गलत है। सही जवाब हो गया आपका डी। समझ गए अंतर क्या था, वजह क्या थी? तो ये सारे के सारी बातें थी जो महत्वपूर्ण थी इस सेशन में। आज के हमने जिन सवालों को कवर किया है, एक दो बार आप चाहें तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल के लिंक है, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। अभी नहीं तो थोड़े समय बाद आपको लिंक वो पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी।
रही बात, तो बहुत सारे एपिसोड अभी और भी आने बाकी हैं। अगर इसका आपने पहला एपिसोड नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा और आने वाले एपिसोड को भी देख लीजिएगा। हो सकता है आपको बाद में अगर यह वीडियो देख रहे हो तब तक में ये आगे के एपिसोड भी आ चुके हों। तो चाहे आपको 2025 का प्रीलिम्स देना है या 26 का देना है या आगे वाले एग्जाम के प्रीलिम्स देने हैं, सब में ये काम आने वाला है। तो इसको जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।